अरे बच्चों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के खंड का में इकाई एक स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पाठ 1 का कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के विषय में विधिवत अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें चलिए शुरुआत करते हैं कि पहले जानेंगे कि वैद्युत आवेश है क्या। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित यानी कि उन पर अथवा अनुभव करती हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। अब इसमें कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए पहला जो है वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। सेकंड नंबर है आवेश का न्यूनतम संभव मान जिसका परिमाण ई होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड यानी कि जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसे ही मूल आवेश कहा जा सकता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश ही सबसे न्यूनतम आवेश होता है, इससे कम आवेश संभव नहीं है, इसलिए इसे मूल आवेश कहा गया है। थर्ड नंबर पॉइंट है आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रैंकलिन होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, इसका जो मान होता है 9500 कूलाम होता है। तो इस तरह से आपको कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो चलिए देखिए, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश ये है Q1, ये प्लस Q1 हो गया। दूसरा आवेश ये है Q2 और इनके बीच की दूरी R हो तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r²। दोनों को एक में मिला दीजिए तो F बराबर यहाँ पर कांस्टेंट का निशान लगा देंगे, K हो जाएगा Q1 Q2/r², जहाँ K समानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच माध्यम तथा आवेश दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। प्रयोगों द्वारा K का मान
9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। तो यहां पर हम फिर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के की जगह पर मान लिख दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यदि बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हैं तो के स्थान पर वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। तो F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। यदि बिंदु आवेशों के बीच वायु रखने पर लगने वाला बल सबसे अधिक होता है। जैसे दो बिंदु आवेशों के बीच में जो वायु है तो उसमें उस आवेशों पर सबसे ज्यादा बल लगेगा। अर्थात यदि हम उन आवेशों के बीच में वायु के अलावा कोई दूसरा माध्यम रख देते हैं तो लगने वाला बल घट जाता है। और दूसरा नंबर यह है आवेशों के बीच लगने वाला बल पारस्परिक बल होता है। पारस्परिक बल होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश दो बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस का Q, दूसरा है 4Q और इनके बीच की दूरी थी R और लगने वाला बल हो गया, ये लगने वाला बल बताया कि 4F है। इनके दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना है? 4F है। अब यदि इससे आपसे पूछा जाए कि Q, इस Q पर कितना बल लगेगा या 4Q पर कितना बल लगेगा, तो ये ध्यान रखना है कि 4Q पर और चाहे Q पर, दोनों पर बल जो होगा वो समान लगेगा, यानी कि
4F ही लगेगा, अर्थात दोनों आवेशों पर लगने वाला बल 4F ही होगा, 4F ही होगा। आगे देखिए कूलाम नियम का सदिश रूप। मान लीजिए कि Q1 और Q2 एक ही चिन्ह के, यानी कि दोनों प्लस और ये प्लस आवेश हैं, और Q1 और Q2 का जो मान है वो 0 से बड़ा है। Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थित सदिश R21 वेक्टर है, और Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थित सदिश R21 वेक्टर है। यानी देखिए ये Q1 और Q2 दो आवेश हैं, दोनों समान प्रकृति के हैं, और यहाँ पर Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष विस्थापन इस जो है वो है R12 वेक्टर, इधर की तरफ भी बताया, और इसका जो है Q2 का बता दिया R21 है। Q1 और Q2 के सापेक्ष विस्थापन सदिश आपने लिख लिए। अब यहाँ पर ये बताना है कि ये जो है R यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर R यूनिट वेक्टर 21 बराबर R वेक्टर 21 अपान R2n, और R यूनिट वेक्टर 12 बराबर R वेक्टर 12 अपान R12। तो यदि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये दोनों चीज़ें तो सेम है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा, ये देखिए R21 है और ये क्या है R12 यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ निशान लग जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस R12 वेक्टर। इस प्रकार Q1 आवेश के कारण इस प्रकार Q2 आवेश के कारण, यानी Q2 आवेश के कारण Q1 पर, ये Q2 आवेश है और ये Q1 है, Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर, यानी कि ये है Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल इधर की तरफ लग रहा, तो आपने लिखा F12 वेक्टर बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर 12 इंटू R12 यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर आरोपित बल, तो F21 वेक्टर बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और आपको यहाँ पर लिख देना है अपान R, और ये हो जाएगा 21 स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अब यदि इसको हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये यहाँ पर ये है R यूनिट वेक्टर किसमें 1 2, ये R यूनिट वेक्टर कितना है 2 1 है, तो यदि हम ये लिखना चाहें तो ये हो जाएगा F वेक्टर ये 2 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा था देखिए R यूनिट वेक्टर 2 1 है, और ये माइनस लगाइए तो R यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 1 2, तो यहाँ पर 2 1 को ये 1 2 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, तो जिससे ये क्या हो जाएगा पूरा माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका F12 वेक्टर। तो यदि हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे या हम इसको इसमें कन्वर्ट करें, तो ये आपको यहाँ पर फार्मूला पता चल गया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। देखिए इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो प्रतिकर्षण बल क्या होगा बराबर और विपरीत दिशा में होगा। अगला डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस Q आवेश
बिंदु O पर रख दिया गया है। इसके माध्यम का परावैद्युतांक मान लिया गया K है। इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कि माना प्लस Q आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी ये चीज आपको यहां पर दे रखी थी कि प्लस Q आवेश है, बताया कि बिंदु O पर रखा हुआ है, इसके आसपास कोई माध्यम है, इसका परावैद्युतांक K है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर बिंदु P पर हमने धन परीक्षण आवेश Q0 रख दिया है। तो अब यहां पर ये Q0 या कह सकते हैं Q0 और Q के बीच में लगने वाला वैद्युत बल, तो लिख देंगे Q व Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, निकालेंगे कूलाम नियम के अनुसार। तो यहां पर लिख भी सकते हैं कूलाम नियम के अनुसार। कूलाम नियम के अनुसार। अब कूलाम नियम क्या बताता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन होती है E इज इक्वल टू F अपान Q0। तो E की जगह पर आप E लिख दीजिएगा। F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। और ये Q0 यहाँ पर अपान में है, तो ये यहाँ पर Q0 लिख दिया है। अब यहाँ से Q0 और Q0 तो कैंसिल हो गया। कितना बचा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश आवेश। यहां पर लिख देंगे यह सदिश राशि है इसकी दिशा प्लस आवेश से दूर होती है।
अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यदि दो बराबर और विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तो वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या है? यदि दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश बहुत कम दूरी पर यानी एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तो वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P बराबर होता है Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? P बराबर Q इंटू 2L। और यह भी एक सदिश राशि है, ध्यान रखना है, जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। ये एक आवेश रखा और एक आवेश ये रख दिया। इस आवेश को लिख दिया प्लस Q और इधर लिख दिया ये माइनस Q। बीच की दूरी को यहाँ पर 2L लिखा गया है, तो यहाँ पर 2L क्यों लिख दिया गया? L भी लिख सकते थे क्योंकि जब इसको हम आगे मध्य बिंदु से दूरी निकालेंगे तो ये L का आधा करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर बिंदु O हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु से इसकी अक्ष पर R दूरी पर यहां पर कोई बिंदु है P और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं ये मध्य बिंदु है O, तो O से यदि हम यहां इसको लिख देते हैं A और इसको लिख देते हैं यहां पर B, तो A से B तक की दूरी है 2L, तो A से O तक की दूरी हो जाएगी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी O से B तक की दूरी भी L हो जाएगी। और ये मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी कितनी लिखी है? R लिख दी है। तो यदि हम O से P तक की दूरी लिखनी चाहें, O से P तक की दूरी तो R है, हमको एक B से P तक की दूरी लिखनी है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, B से P तक की दूरी तो ये हो जाएगी R माइनस L और P से A तक की दूरी जहां पर माइनस Q आवेश रखा है वहां तक की दूरी हो जाएगी R यानी L और प्लस R लिखेंगे क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो R है, इसमें L और ऐड कर दीजिए तो ये R प्लस L हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए चित्र को बना लिया है। अब आगे लिख रहे हैं क्या? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव के पराबद्धांक वाले, नाम लिख लीजिएगा AB, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको यहां पर हम E1 लिख रहे हैं, E1 बराबर, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए, प्लस क्यू आवेश जो है वो बिंदु P से नजदीक है और माइनस क्यू आवेश बिंदु P से दूर है। दोनों आवेश की जो का परिमाण है वो बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई वो ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हमने E1 को दिखाया है, और इसको E1 कहा है तो इसका एरो देखिए हमने यहाँ पर बड़ा बना लिया है और इसको हमने यहाँ लिख दिया है E1। और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता देखिए इसी की ओर होती है, ये इसकी थोड़ा दूर है, तीव्रता इसकी कम हो जाएगी, यहाँ पर हमने इसे लिखा है E2। तो इस तरह से यहाँ पर E1 और E2 हमने लिख दिया है। तो E1 का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, अब देखिए यहां से B से P तक की दूरी हो जाएगी R माइनस L, तो लिखेंगे R माइनस L का होला स्क्वायर, और जो इसकी दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो P से B की दिशा में, तो आप यहां लिख सकते हैं दिशा B P दिशा में। अब इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के विषय में लिखें तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर लिख दें E2 बराबर, अब देखिए माइनस क्यू जो आवेश है बिंदु P से R प्लस L या L प्लस R दूरी पर है, तो यहां पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होला स्क्वायर, और इसकी दिशा हो जाएगी B से A की तरफ, या हम बोले P से A की तरफ, तो यहां पर लिख सकते हैं PA दिशा में। अभी जैसा कि यहां पर चित्र पे देख पा रहे हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो P से राइट साइड में है, और ये जो E2 है वो है लेफ्ट साइड में, तो दिशाएं देखो विपरीत हो गई। तो यहां पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये हो जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो देखिए यहां पर E1 का मान बड़ा है और E2 का मान छोटा है, तो E निकालने के लिए क्या करेंगे,
ई निकालना है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आएगा, वैसे तो परिणामी में तो हम लिखते हैं कितना, E1 प्लस E2 लिखेंगे, लेकिन दिशा विपरीत होने की वजह से यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2। E1 का मान कितना था, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इतना हिस्सा दोनों में कॉमन है, तो आप कॉमन को अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन को जब अलग करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये तो कॉमन हो गया। अंदर जो ब्रैकेट में बचा वो बचा 1/R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें देखिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लिया, ये हो गया R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर और बनेगा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर से अब आपने इसको भाग किया है तो R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर तो कट गया, बचा कितना, ये हो जाएगा R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, ये प्लस वाला कट गया तो माइनस वाला बचा, तो आएगा R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पर इतना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, तो यहाँ पर ये Q हम और बढ़ा लेंगे तो ये Q इतना कॉमन मिल गया, तो यहाँ भी आपके पास इतना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के, और एक Q बड़े ब्रैकेट में आएगा, ये इसको यदि आप ध्यान से देखें तो लिखा है R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। यदि इतने को हम A मान लें, इसको हम A समझ लें और इसको समझ लें B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है वो होता है A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B और A माइनस B। अब इसको यहां पर लगाएंगे A प्लस B और A माइनस B, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये Q हो गया। इसमें जब ब्रैकेट में लिखेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का लिखेंगे फार्मूला A प्लस B A माइनस B, तो क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा A प्लस B है तो यहां पर लिख देंगे R प्लस L प्लस R माइनस L, ये हो गया A प्लस B, और A माइनस B हो जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L, ये हो गया। और जो बटे में नीचे था वो हम ऐसे उतार लेंगे, R स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर है और है R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें से देखिए ये L से L कट गया और ये R से R कट गया, कितना बचा,
E इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू। अब यहां पर देखिए R और R मिलके हो जाएगा 2R, और ये L और L मिलके कितना हो जाएगा 2L। तो यहां पर हमने 2R लिख दिया है इनटू में और 2L लिख दिया है। अब यहां थोड़ा देखिए फिर से, ये एक ब्रैकेट में स्क्वायर पहले छोड़ दीजिए, R प्लस एल R माइनस एल लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर लगा था तो यहाँ पर हम फिर स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए लिखा हुआ है Q इंटू 2L। जैसा कि आपको पता है P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, तो E इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0 के, ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा 2R भी बचा है। यहां पर आप देखेंगे तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल पावर 2 है। जैसा कि हम पहले ही वैद्युत की जब डिफिनीशन पढ़े थे तो कहा था कि यदि दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तो वह निकाय वैद्युत कहलाता है। उस कंडीशन में वहां पर हमने दूरी क्या मानी थी, 2L मानी थी। लेकिन यहाँ पर कितना है, L है, तो हम ये लिख सकते थे कि जब वो 2L दूरी बहुत कम थी तो L का मान भी बहुत कम होगा, तो L स्क्वायर बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते थे कि L स्क्वायर का मान, ध्यान दीजिएगा, R स्क्वायर की तुलना में बहुत क्या है, कम है, बहुत कम है। इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, तो नगण्य मान लीजिए, तो नगण्य मानेंगे तो इसको हम छोड़ देंगे L स्क्वायर को, तो हमारे पास बन जाएगा R की पावर 2 का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और इसको हम लिख देते हैं 2P, और ये R अलग कर दिया है, और इधर हो जाएगा R की पावर 4, और R की पावर 4 को हम R इंटू R की पावर 3 लिख देते हैं। ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो फार्मूला लास्ट में मिल गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 के 2P/R क्यूब, 2P/R क्यूब। अब जो इसकी दिशा होगी वो ध्यान रखना है, इसकी दिशा माइनस आवेश से, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, x अक्ष, या इसको हम कह सकते हैं अक्ष के अनुदिश अक्ष पर होगी। तो क्या फार्मूला मिल गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के 2P/R क्यूब। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश के और अक्ष के अनुदिश होगी। अगला डेरिवेशन है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए यहां पर ये कोई वैद्युत ध्रुव है,
इस पर लिखा प्लस क्यू आवेश, इस पर हो गया माइनस क्यू आवेश। ये बिंदु है बी और ये बिंदु है ए, बीच में इसके मध्य बिंदु ओ हो गया। यहां पर मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहां पर जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए ये हमने ऐसे एक लाइन खींच दी है और ये एक लाइन हमने यहां पर ऐसे खींच दी है। ये बिंदु P हो गया। तो प्लस क्यू आवेश से यहां तक की दूरी को ये हो जाएगी BP और यहां माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी होगी AP। ये दूरी लिखी जाएगी L और ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी भी लिखी जाएगी L, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच की टोटल दूरी होती है 2L। बिंदु P से O तक की दूरी को माना गया है R, तो R लिख लीजिएगा। अब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इधर की तरफ आएगी, जिसको हम लिख देंगे E1, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी E2। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो AP है, AP और BP का मान आपस में बराबर है, इसलिए दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि दूरी बराबर है और आवेश बराबर है, बस इनकी दिशा अलग अलग हो जाएगी। अब यदि इनको हम घटकों में डिवाइड करते हैं, यदि यहाँ पर एंगल हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो इसके हमने समांतर AB के समांतर यहाँ पर लाइन खींच दी, तो ये कोण भी यहाँ थीटा हो जाएगा। अब E1 को जब घटकों में डिवाइड करेंगे तो ये जो घटक बनेगा, इस घटक का नाम दे देंगे E1 cos थीटा। जैसा कि मालूम है कि आपको ये लंबवत जो घटक आएगा ये हो जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। अब जब ये कोण थीटा है तो इसके सामने का ये भी कोण थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन बराबर हैं, इसको हम समद्विबाहुत्रिभुज भी बोल सकते हैं। तो ये वाला कोण भी जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो कोण है ये भी क्या हो जाएगा, थीटांश हो जाएगा। जब ये कोण थीटा हो गया तो आप जब घटकों में इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये घटक पुनः बन जाएगा, E2 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर E2 cos थीटा, और यहाँ नीचे की तरफ ये घटक आ जाएगा, इसको लिख देंगे हम E2 sin थीटा। तो ये तो इसका चित्र हो गया। लिखेंगे माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु
पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, इसमें जो आपसे पूछा गया है उसी की बस यहाँ पर चित्र बना दिया गया है और उसी को 3-4 लाइन में लिखा गया। क्या लिखा है? माना कि कोई वैद्युत ध्रुव ए बी के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे कि यहां देखिएगा, समकोण त्रिभुज ओ बी पी में, समकोण त्रिभुज ओ बी पी में, तो ये वाली दूरी जो ओ बी है वो एल है और ओ पी है आर, तो हम यहाँ लिखेंगे बी पी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए पी और बी पी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए पी बराबर बी पी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक चीज़ और यहाँ पर निकाल लीजिएगा, तो ये यहाँ पर आगे हो गया ए पी बराबर बी पी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चाहे इसको हम समीकरण नंबर फिलहाल 1 लिख देते हैं। इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा यहां पर देखते हैं, जैसे कि जो आपने देखा था E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, देखिए ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये परस्पर बराबर और विपरीत है, इसलिए इन दोनों का परिणामी तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों का दिशाएं तो एक ही है, तो इन दोनों का परिणामी ही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाएगी। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो परिणामी होगा E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के योग के बराबर आएगा। E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जैसा कि आपने देखा कि E1 और E2 भी आपस में क्या है? बराबर आएंगे, तो E1 बराबर हम क्या लिख देते हैं? E2, और इसका जो मान आएगा वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, और ये होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर, ये अंडर रूट में था तो यहाँ पर अंडर रूट लिख दीजिएगा, होल पावर 2, या हम इसको ऐसे समझेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AP स्क्वायर या Q अपान BP स्क्वायर, जैसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। E1 बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसलिए E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों एकदम सेम आ रहे, तो जुड़ करके हो जाएगा 2, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा, और ये हो जाएगा 2q कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार वहां पर कितना था, आधार वहां पर l है, और कर्ण कितना था, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक में मिला, यहां पर मान डाल दीजिए फिर, तो आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू और 2Q इंटू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पर लिख दिया है L/√r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इस 2 को इसके साथ में ध्यान दीजिएगा, तो ये बन गया P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2QL या Q इंटू 2L, P के बराबर हो गया तो यह P हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ब्रैकेट दूसरे में √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जैसा कि आपको मालूम है ये अंडर का मतलब पावर आधी होती है, तो एक और आधी मिलकर हो जाता है 3/2 यानी कि 1.5। अब फिर वहां पर लिख देंगे एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में क्या है, बहुत कम है, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर। अब जो नगण्य मान लिया तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान, ये हो जाएगा R की पावर 2 की होल पावर 3/2, तो कैंसिल हो गया 2, तो ये मिल गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/R क्यूब, P/R क्यूब। ये आपको फार्मूला मिल गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा निरक्षीय स्थिति में प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होगी। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।